हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिजिक्स की क्लासेस जो हैं, इंटरमीडिएट फिजिक्स की जो क्लास हैं, ये एक विशेष हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा जो है विशेष डिमांड पे ये क्लासेस चालू की गई हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आपने हमें फ़िज़िक्स पढ़ाया है पहले, और अभी जो है हमें एक अच्छे रिवीजन की ज़रूरत है, तो हमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करा दीजिएगा दोबारा। और कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़े हुए हैं, उनका भी ये कहना है कि हमारे भाई बहन छोटी क्लासों में हैं, 12th में अभी पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सर आप फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू करा दीजिएगा। क्योंकि वो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनका मैथ से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके लिए फ़िज़िक्स थोड़ा टफ होती है। तो उन बच्चों की विशेष डिमांड पे फ़िज़िक्स की क्लासेस चालू की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत हम केवल उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही चर्चा करेंगे फ्रेंड, जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। और लगभग 1.5-2 महीने बाद जब एग्ज़ाम होंगे, तो उस समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम आज फर्स्ट क्लास फॉर लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के अंतर्गत। और हमारा टॉपिक चलता है कूलाम का नियम। इससे पहले इसके अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं कि आखिर आवेश है क्या। जो चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हमारे आवेश कराए जाते हैं, और उसके अलावा आवेश चार्ज किस पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट। तो इन पर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हमें जो है एक ही चैप्टर में कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे। तो ऐसा ना करते हुए हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनसे न्यूमेरिकल या उनकी थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसमें हमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो चूँकि एग्ज़ाम आपके नियर हैं, और अभी 1-1.5 महीने का टाइम आपको मिला है कोरोना की वजह से, तो स्टूडेंट्स इस प्रक्रिया को हम चालू करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक आता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम में स्टूडेंट्स आप समझिए इसको। कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, देखिए स्टूडेंट मैं इसको डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ। हमारे पास माना दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, हमने ये स्थिर बिंदु आवेश ले लिए हैं दो, ठीक है, और इनके बीच हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये एक दूसरे से r दूरी पर हैं, ठीक है स्टूडेंट। इन आवेशों का नाम हम एक को Q1 कह देते हैं, एक को कह देते हैं Q2, ठीक है। तो इसका जो नियम है, ये तो स्टूडेंट आपको याद करना है, या आपको याद कर लेना है, दोनों प्रोसेस आपके पास हैं। तो देखिए ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए जब भी दो आवेश होते हैं, तो उन आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल होता है, और या उनके बीच होता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल वो होता है जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, और प्रतिकर्षण बल वो होता है जिसके अंतर्गत दोनों आवेश एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम कहता है कि अगर ये दो आवेश हैं, जैसे हमारे पास Q1 और Q2, हमने इनके आगे कोई साइन नहीं दिया, यानी ना तो प्लस दिया ना माइनस दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे। जब ये दोनों प्लस के आवेश हैं, तो इनके बीच होगा प्रतिकर्षण बल। अगर हम एक के आगे माइनस का साइन लगा दें, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच होगा आकर्षण बल। आकर्षण का मतलब ये एक दूसरे को नजदीक आएंगे, और प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो इस नियम को हम फॉलो करते हुए देखिए, अगर हमने मान लिया कि माना दो आवेश, देखो आप थ्योरी में जब पेपर में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे इसमें आप लिखेंगे, माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ठीक है ना, और इनके बीच लगने वाला जो बल, तो देखिए बल F जो होगा, बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, F मीन्स होता है फोर्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जो बल होगा, देखो इन्होंने ये कहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, F उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो देखिए समानुपाती का प्रतीक ये होता है, प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। उन आवेशों के गुणनफल, यानी कि हमारे पास आवेश क्या है स्टूडेंट, एक Q1 है और दूसरा क्या है, Q2 है, तो Q1 इंटू Q2, ठीक है। ये Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होंगे, समानुपाती होंगे। और दूसरा इन्होंने कहा कि यही जो फोर्स है F, ये प्रोपोर्शनल है किसके, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
तो अब देखिए इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो r है स्टूडेंट। तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, ठीक है। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए यहाँ पे f प्रोपोर्शनल टू q1 q2, इसको समानुपाती कहते हैं, इसलिए सीधे सीधे आएगा। व्युत्क्रमानुपाती जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर उसको दूसरा वाले टर्म को आपको अपॉन में लिखना होता है, ठीक है ना। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा सेकंड हो गया इक्वेशन। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ ले लेते हैं तो हमारे पास समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाता है f प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास आ जाएगा q1 q2 अपॉन टोटल क्या आ जाएगा r², क्योंकि q1 q2 से 1 को मल्टीपल तो q1 q2 ही रहेगा, अपॉन क्या आ जाएगा r² आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब जब इस प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल की जगह हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो f इक्वल टू, अब देखिए हम प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू और फिर k लगा देंगे, ठीक है। तो q1 q2 अपॉन r² हो जाएगा, q1 q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये एक नियतांक होता है, जहाँ पर हम लिख देते हैं k इक्वल टू क्या है, नियतांक है, ठीक है स्टूडेंट। और जो इस नियतांक की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 या ε0, दोनों शब्द इसको बोला जाता है। तो 1/4πε0 हमने इसकी जगह पर रख दिया, या 4πε0 इसको कह सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है 9 × 10⁹, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो इसके के की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, के कांस्टेंट है, तो f इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/4πε0 और q1 q2 अपॉन r²। एक तो हमारी वैल्यू ये निकल जाती है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे कूलाम का नियम निकल गया। और दूसरा हम इसको कह सकते हैं, अगर हम इसकी जगह पे न्यूमेरिक वैल्यू रख दें 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ q1 q2 अपॉन हो जाएगा r²। तो इतने न्यूटन का यहाँ पर बल लगता है। किन पर लगेगा ये बल, दो आवेशों पर। जो आवेश हमारे क्या हैं स्टूडेंट, q1 और q2। तो देखिए एक बार फिर समझिए कूलाम के नियम को, बहुत इंपॉर्टेंट ये कूलाम का नियम है, जिसका जो हमें पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। या तो इसका न्यूमेरिकल छपता है या इसका क्वेश्चन ये कूलाम का नियम लिखने के लिए आ जाता है। तो देखिए किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो f प्रोपोर्शनल टू q1 × q2 हो जाएगा, और f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी का प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए 1/r²। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों के कंबाइन करेंगे तो हमारा हो जाएगा तो f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r², या f इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो लगता है कांस्टेंट k आ जाएगा, और q1 q2 अपॉन r²। तो f इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r², या हम इसको कह सकते हैं f इज इक्वल टू 9 × 10⁹, क्योंकि हमारे पास 1/4πε0 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, देखो ये वैल्यू कोई वैसे तो आप याद कर सकते हैं, बट ये वैल्यू निकाली भी जा सकती है स्टूडेंट। कैसे, अगर हम 1/1 के अपॉन में लिख दें, 1 के अपॉन में हमने 4 लिख दिया, और पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी, और यहाँ पर रख दी हमने ε0 की। तो ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। 8.85 × 10⁻12, ये किसकी वैल्यू है, ε0 की। देखो ε0 की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, इसका जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ε0 की वैल्यू होती है। तो अगर हम इस सभी वैल्यूज़ को अगर पुट करें और इसको हम एक्सप्लेन करें, सॉल्व करेंगे, तो आएगा 9 × 10⁻9 आएगा, ठीक है ना। नीचे वाले को मल्टीपल करके फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो 10⁻12 ऊपर जाएगा, प्लस का बनेगा, तो इससे हमारा ये वैल्यू निकल सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये तो था हमारा कूलाम का नियम। अब देखिए स्टूडेंट, हम कूलाम के नियम पर ही एक न्यूमेरिकल लेते हैं।
तो न्यूमेरिकल इसका बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इससे या तो ये थ्योरी आता है इसका या इसका न्यूमेरिकल पार्ट आता है। तो ये आपको दोनों तरीके से तैयार रखना है। अब दोनों तरीके से तैयार कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से आपको कैलकुलेशन भी इसकी आनी चाहिए, ठीक है ना, इसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। चलिए अब देखिए हम एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ले रहे हैं, तो समझिए इसका क्वेश्चन। देखिए कहा गया है कि वायु में एक दूसरे से, देखिए आपका एनसीईआरटी की फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, ध्यान से समझेंगे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, ठीक है। तो उनके बीच कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पूछा गया है इसमें, यानी कि दो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और उसके बाद 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। तो दो उनके बीच कितना बल लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए इनके बीच बल कैसे निकलेगा भाई, इनके बीच जो बल लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें जो गिवन होता है स्टूडेंट, पहले तो हमें उस पर चर्चा करनी है। तो हमको दिया है, क्या क्या दिया है भाई, जो दिया है पहले उसको नोट करेंगे, ठीक है। ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर हमको दिया है तो यहाँ पर क्या दिया है भाई, आर की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, आर = 30 सेंटीमीटर है। देखो आपके पास जो फिजिक्स के अंतर्गत हमारे ये फिजिक्स जो इंटरमीडिएट की चलती है वो चलती है स्टूडेंट MKS सिस्टम, ठीक है। MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। MKS सिस्टम क्या होता है, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि हमें टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम का मतलब है जो वेट होगा, जो यहाँ पे भार की बात आएगी, ठीक है ना, तो हमको केजी में बताना होगा। द्रव्यमान को जो भार को जो हम चेंज करना है वो केजी में चेंज करना है। और एम का मतलब मीटर, जो सेंटीमीटर में जो डिस्टेंस दी रहेगी उसको हम किस में चेंज कर लेना होगा, मीटर में। कहीं कभी मिलीमीटर में दिए रहेगी तो उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जो सेंटीमीटर होता है उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हम उसको 10⁻⁻² से मल्टीपल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए देखिए 1 सेंटीमीटर = 10⁻⁻² मीटर और 1 मिलीमीटर अगर मिलीमीटर में दिया रहेगा तो 10⁻³ से आप मल्टीपल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा मेन पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखिए आर हमको दे दिया, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, देखिए आप यहाँ पर क्रमशः कितना कूलाम का आवेश है स्टूडेंट, देखिए आवेश Q1 = है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और जो दूसरा आवेश है Q2 = है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। एक आवेश ये दिया है और दूसरा आवेश हमको ये दिया है, बीच में हमने एंड लिखा है और, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है। अब इस तो उनके बीच बल की गणना कीजिए भाई, हमें बल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच बल। तो दोनों आवेशों के बीच बल, देखिए स्टूडेंट अब हमें बल निकालना है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या है, अपॉन है हमारा R², ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ये आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि हम इसमें डेरिवेशन में कर चुके हैं, ठीक है। 9 × 10⁹ आ गया, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है Q1 Q2, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू कितनी है भाई 3 × 10⁻⁷ है। और इसके अलावा हमें क्या रखना है स्टूडेंट, R²। तो R = हमारा है 30 × 10⁻² और इसको हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इसको हमें स्क्वायर कर देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाता है, देखिए पहले हमें ये नंबर्स को मल्टीपल करना चाहिए। मैं आपको
डेरिवेशन के साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ स्टूडेंट। मेरा मेन मोटो क्या है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो बायोलॉजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा कैलकुलेशन कठिन हो जाता है, इसलिए वो अगर ध्यान से समझेंगे तो ये कैलकुलेशन उनकी समझ में अवश्य आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको मल्टीपल करते हैं तो 9 दूना 18, 18 तियां 54, तो ये तो हमारा 54 आ गया। देखो पहले संख्या से संख्या को मल्टीपल कर, 9 दूना 18, 18 तियां 54, 54 आ गया। और 10 की पावर का अगर हम बात करें तो 10 की पावर एक तो हमारे पास 9 है प्लस की, और 10 की पावर दूसरा हमारे पास -7 और -7, तो बन जाएगा -14 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा नीचे देखिए 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है 900 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर 2 का -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4, 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और 30 का स्क्वायर 30 मल्टीपल 30, 30 का स्क्वायर का मतलब है स्टूडेंट 30 मल्टीपल 30, तो 0 और 3 0 0, 3 9 जा 3 3 जा 9। ठीक है, 0 का 0, 3 0 0, 3 3 जा 9। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बायो ग्रुप होता है, तो थोड़ा कहीं पर किसी बच्चे की होती है कैलकुलेशन कमज़ोर, उनके लिए है, वो उसको आसानी से समझे। जिनको कैलकुलेशन आती है तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, तो इसलिए जिसको आता है वो भी ठीक है, जिसको नहीं आता तो उसके लिए भी ये तैयार किया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब आप देखिए ऊपर तो हमारा 54 आ रहा है, ठीक है यहाँ पर, और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 है और ये -14 है, तो 9 से -14 किया तो कितना बचा स्टूडेंट -5। ठीक है, -5 हो गया। और नीचे से देखिए आप 900 है ना, तो 900 है तो देखो 9 इंटू 100, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई। देखो 100 को क्या लिखा जाता है 10 इंटू 10 होता है ना 100, तो 10 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 10 की पावर 2 हो गया, तो 9 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 900 हो गया, और इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए 54 इंटू 10 की पावर -5, और नीचे से देखिए 9 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 2 में से 4 को माइनस कर दो तो -2 बचेगा। अब ये 9 से 54 कट जाएगा कितनी बार 6 बार। ठीक है, तो 6 इंटू 10 की पावर -5 और इंटू ये 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा। तो ऐसे करके आपका 6 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा स्टूडेंट, 10 की पावर बचेगा -3, क्योंकि -5 और +2 तो -3। तो इतने न्यूटन का बल इनके बीच लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बार बार इसको रिवीजन करना है, आपको इसको समझना भी है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको बार बार कराता हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और नेक्स्ट लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या कहा गया देखिए, चलिए स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपके एनसीईआरटी की बुक से ही है। तो देखिए ये कहता है कि 0.4 माइक्रोकुलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, ठीक है आप ध्यान समझेंगे, किसी अन्य छोटे गोले द्वारा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, वायु में 0.2 न्यूटन का जो बल लगता है, ठीक है 0.2 न्यूटन का बल लगता है, तो यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकुलम आवेश है, तो अब इन्होंने दे दिया कि यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकुलम आवेश है तो दोनों गोलों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों गोलों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें ये दिया गया है कि आवेश कितना उनके बीच, ये हमको दिया गया है, और हमसे ये कहा गया है कि इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए, तो उनके बीच दूरी निकालने के लिए हमें कहा गया है। ठीक है, तो
अब ध्यान से समझें यहाँ पर कैसे ये सॉल्व होने वाला है। देखिए आपको कहा गया है कि एक तो 0.4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, पहला आवेश जो आपका 0.4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो Q1 इक्वल टू हमको दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम। अब आपको ये समझा दें कि माइक्रो क्या चीज़ होती है। देखो सूक्ष्मतम चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रो कहते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप आपने देखा है, सूक्ष्मदर्शी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप वही चीज़ है। तो ऐसी डिस्टेंस भी माइक्रोस्कोप माइक्रो के फॉर्म में होती है, आवेश माइक्रो के फॉर्म में होता है भाई, न्यूनतम सबसे कम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवेश माइक्रो है, तो आपको ये बता दें 1 मिली, एक तो मिली होता है, माइक्रो होता है, ठीक है, और थर्ड होता है नैनो, और फोर्थ होता है पीको, ठीक है। अब देखिए जब मिली होता है तो 10⁻³ ठीक है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मीटर हो चाहे वो गुलाम हो। अगर इसने माइक्रोमीटर भी हो सकता था यहाँ पे, 0.4 माइक्रोमीटर दूरी, ठीक है ना, डिस्टेंस को भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी ये आपका आवेश है तो 10⁻³ हो जाएगा, मिली हो जाएगा। माइक्रो का मतलब होता है, इसको 1 माइक्रो ऐसे डिनोट करते हैं, तो 1 माइक्रो 10⁻⁻⁶, ठीक है। और इसको 1 कहा जाता है, नैनो, तो 10⁻⁹ होता है ये, ठीक है, इतना गुलाम हो जाएगा। और पीको का मतलब 10⁻12 गुलाम, इसको पी लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखा जाएगा एम। ओके, तो ये मिली माइक्रो नैनो पीको आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं था तो आपके ये होता है मिली माइक्रो नैनो पीको, आपको ऐसे याद रखना चाहिए। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो नैनो पीको, ठीक है स्टूडेंट, तो ये है। तो अब इतना माइक्रो गुलाम है तो आप समझ सकते हैं कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये माइक्रो है तो 10⁻⁻6 गुलाम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले द्वारा वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, तो F इक्वल टू हमको दिया है 0.2 न्यूटन लगेगा। और दूसरे गोले पर, अब देखिए दूसरे गोले पर भी इन्होंने आवेश दे दिया भाई, उसको कह दिया इन्होंने Q2, इसको Q2 हम कह देंगे, तो -0.8 माइक्रो गुलाम इन्होंने दिया है, यानी कि ये आवेश जो ऋणात्मक है। और ऊपर वाला आवेश कैसा है, ये प्लस वाला है। तो प्लस और माइनस अगर होते हैं तो इट मीन्स इनके भी कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है ना। जब दोनों आवेश अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षण होता है। और अगर दोनों समान हों, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन जो किया था उसमें कौन सा बल होगा स्टूडेंट, तो इसमें अगर हम बात करें बल की तो इसमें आ जाएगा प्रतिकर्षण बल। भाई प्रतिकर्षण बल क्यों होगा, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं, धनात्मक हैं, और दोनों आवेश धनात्मक होते तो एक दूसरे को खींचते नहीं है, एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका -0.8 माइक्रोकुलाम आ गया, तो इसको हम 0.8 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको F दिया है भाई, अब इसमें हमें क्या गिवन नहीं है, वो R नहीं दिया गया है, तो R हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए कूलाम का नियम लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये सॉल्यूशन कूलाम के नियम से ही पॉसिबल है, तो कूलाम के नियम से, ठीक है। तो कूलाम के नियम से क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² इज इक्वल टू क्या होता है, F होता है, ठीक। या हम इसको उल्टे तरीके से ना लिखते, अगर हम इसको सीधे लिखें स्टूडेंट, तो सीधे में भी आप तब भी ये चेंज हो सकता है। तो अगर हम इसको F इज इक्वल टू लिख दें 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अधिकांश क्वेश्चनों में क्या होता है कि अगर हम उसको जो चीज़ हमें दी हुई होती है उसको हमेशा दाईं ओर करना चाहिए, और जिसको निकालना है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको R² निकालना था, तो R² इसलिए मैं लेफ्ट साइड लिख रहा था, लेकिन अब हम R² को रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए तो R² को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो R² इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/F हो सकता है, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ चले जाएगा। देखिए आपने चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बेसिक होता है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, कक्षा 9 में समझाया जाता है। तो समय को अगर हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, तो चाल अपॉन में चले गए, समय इधर आ गया, तो यही चीज़ यहाँ पर भी R² इधर आ गया और F अपॉन में चले गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से। अब उसके बाद समझिए R² इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या है, 9 × 10⁹ है। Q1 की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से आप इसको ले सकते हैं, 0.4 × 10⁻6 हो जाएगा, ये Q1 की वैल्यू हो गई। और जो Q2 की वैल्यू है स्टूडेंट, Q2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.8 × 10⁻6। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें इस माइनस को नहीं लेना है, जो इसके साइन होता है आगे के,
न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त माइनस के चिन्ह को नहीं लेना होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो आवेश की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है ना। वो उसका माइनस प्लस से वैसे मतलब नहीं है, फोर्स में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स किस प्रकार का है ये बताने के लिए ये प्लस और माइनस यूज होता है। अगर आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है ना, तो ये है उसके लिए उसका यूज़ होता है। बाकी उसकी जो क्वांटिटी निकालनी है, हमसे उसको वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे माइनस प्लस का यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है। और अपॉन में हमारा जो आ जाएगा स्टूडेंट, अपॉन में टोटल के अपॉन में हमारे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू हमारे 0.2 है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 9 तो ऐसे ही आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये देखो 8 और 4 0.8 0.4 और 0.8, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 0.8 चक को 32 और पॉइंट 2 अंकों से पहले आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक पॉइंट से पहले एक यहाँ भी है और एक नंबर से पहले पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है ना। तो दो नंबर से पहले पॉइंट हो गया, तो इसलिए पॉइंट आगे आ गया। 10 की पावर की जहाँ बात करें तो हमारे पास एक तो 10 की पावर 9 ये है ही पहले से, प्लस का ही है। और यहाँ देखिए आपका 10 की पावर -6 और -6 दोनों बन गए 10 की पावर -12, क्योंकि माइनस वाले हैं तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और यहाँ नीचे 0.2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद की स्थिति देखिए स्टूडेंट, ये 9 से हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। और पॉइंट कितने नंबर से पहले? 2 नंबर से पहले। और इंटू 10 की पावर कितना होगा भाई? देखिए यहाँ 9 और ये -12, तो कितना बचेगा? -3 बचेगा भाई, 9 प्लस का -3। अपॉन में कितना आ जाएगा? 0.2। अब अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ 2 के लिए देखिए, 2 के लिए हटाते हैं, देखो पॉइंट एक नंबर यहाँ भी हटा देंगे तो यहाँ पर 28.8 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर दाईं ओर, यहाँ भी पॉइंट एक नंबर दाईं ओर लगेंगे तो 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट। तो 2 के बाद पॉइंट का तो कोई मतलब है नहीं, तो सीधे से 2 हो जाएगा। और 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 4 जा 8, और फिर पॉइंट 2 4 जा 8, ठीक है। इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को भी राइट साइड ले जाते हैं स्टूडेंट, आपको फिजिक्स में ध्यान रखना है, अगर पॉइंट दाईं ओर जाता है तो 10 की घात माइनस में बढ़ती है, ठीक है। पॉइंट दाईं ओर जाता है तो जो 10 की पावर होगी वो कौन सी हो जाएगी? माइनस में बढ़ते रहेगी। और जब बाईं ओर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? 10 की पावर प्लस की ओर बढ़ते रहेगी, ठीक है। अब देखिए माइनस की 3 थी, अब क्या हो जाएगा? माइनस की 4 हो जाएगी। देखिए 144। अब हम पॉइंट को कहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए ना, यहाँ ले गए। अब यहाँ पॉइंट का तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा था उसको। इंटू 10 की पावर अब कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा वैल्यू निकल रहा है r² का। इसलिए r अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो जब स्क्वायर हटता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, स्क्वायर हटता है तो दूसरी ओर क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। 144 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हो सकता है? अब 144 किसका स्क्वायर होता है भाई? देखो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 10 की घात, अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हो जाएगा। 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणा 12 लिख सकते हैं। 10 की घात -4 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2। देखो स्क्वायर रूट निकालना बहुत सिंपल है, अगर आपके डायरेक्ट स्क्वायर के लायक क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब यहाँ 12 2 बार आएगा तो 12 को बाहर ले लो, और 10 की घात -2 भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो रूट से बाहर एक ही बार आता है, कोई भी चीज़ रूट के अंदर 2 बार होती है वर्गमूल के अंदर, तो उसको बाहर लेते हुए एक ही बार लिखा जाता है। तो r इक्वल टू हमारा 12 इंटू 10 की पावर -2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? मीटर आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 10 की पावर -2 इतना मीटर हो गया, और इसको हम ये पे छोड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप अगर चाहें तो मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर तो सिंपल हो जाता है भाई, मीटर में चेंज, सॉरी ये तो हमारे क्या है कि ये तो मीटर ही है। अगर हम इसको यूज़ करें सेंटीमीटर में, क्योंकि देखो हमने इसको एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग मीटर में कन्वर्ट किया था, गुलाम में कन्वर्ट किया था, तो ये मीटर में ही आंसर आएगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर फॉर्म में लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको चेंज ही करें, अगर हम चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 10 की घात -2 को हम यहाँ से हटा देंगे तो 12 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। देखो अगर हम 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, देखो मैंने अभी पहले ही बताया था कि अगर कोई सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 की पावर -2 से मल्टीपल। जैसे आपका पहले क्वेश्चन में देखिए ये r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर था, तो 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हमने क्या बदला? मीटर में बदला, तो मीटर मतलब था 10 की पावर -2 से, 30 तो था ही, 10 की पावर -2 भी हम उसके साथ चिपका दिए। तो यहाँ पर 10 की पावर 2 को अगर हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये सेंटीमीटर ही तो बनेगा, तो इतना सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये हमारा जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें।
अपनी ओर से पूरा एफर्ट किया जा रहा है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आप इसको जो है बहुत आसानी से सीखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों को जो दोस्त इस वीडियो की नीडेड हैं, जिनको आवश्यकता है, जो अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 12th में गए हैं, चाहे वो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि हमारी मेहनत जो है, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इस एफ़र्ट की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन एक मन में विचार आया कि जब हमारे द्वारा बच्चों की हेल्प हो सकती है तो करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँचे, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। तो इसके लिए आपको चैनल को शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके और अन्य से भी सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करने के लिए कहना है, जिससे उनके पास मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो उस वीडियो को कंटिन्यूअसली देख सकें। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को अपने आगामी भविष्य के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।